आज है 29 अगस्त शुक्रवार का दिन। नमस्कार, हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज की सुर्खियों में भारत अमेरिका संबंधों में तनाव छाया रहा, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर करार दिया। अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूस से और तेल खरीदने का फैसला किया। वहीं रामदेव ने ट्रंप को सनातन समर्थक बताने के अपने पुराने रुख से यू टर्न लेते हुए अमेरिकी सामानों के बहिष्कार की अपील की, जिससे अमेरिका में भारतीय समर्थक हिंदू ब्रिगेड भी असमंजस में है। घरेलू राजनीति में मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ बीजेपी के लिए फैसले नहीं करता, जबकि एक नई किताब में दावा किया गया कि वाजपेयी ने हिंदुत्व संगठनों को मुख्यधारा में लाकर सत्ता का रास्ता दिखाया। वहीं असम नागालैंड सीमा पर सिर्फ मुस्लिम घरों को तोड़े जाने की खबर है और बिहार में आतंकी घुसपैठ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। न्यायिक मोर्चे पर पत्रकार अभिसार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली, तो सांसद निशिकांत दुबे ने एक पत्रकार का आयकर रिटर्न सार्वजनिक कर दिया। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ट्रोलिंग मामले में शिकायतकर्ता सांसद से ही सबूत मांगे गए। इसके साथ ही अमेरिकी अदालत ने निखिल गुप्ता की अर्जी खारिज कर दी, जबकि दिल्ली में विकास यादव का वारंट रद्द हो गया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जापान और चीन की उनकी यात्राएं भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सशक्त करेगी और साथ ही क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति में भी योगदान देंगी। ये बयान उस समय आया है जब भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% शुल्क का पूरा दबाव झेलना पड़ रहा है। भारत तुम तानाशाहों के साथ मिल रहे हो, चीन के साथ बढ़ती गर्मजोशी पर बोले पीटर नवारो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर एक तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने चीन के साथ संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी को लेकर भारत पर तंज कसते हुए रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को मोदी वॉर बता दिया। नवारो ने कहा, भारत तुम तानाशाहों के साथ मिल रहे हो, चीन ने अक्साई चीन और तुम्हारे कई इलाकों पर हमला किया, और रूस जाने भी दो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। नवारो की यह टिप्पणी बुधवार को उस घोषणा के कुछ घंटे बाद आई जब भारतीय सामानों पर 50% अमेरिकी शुल्क लागू हुआ। दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाने वाले इन शुल्कों में 25% का अतिरिक्त दंड भी शामिल है, जो रूस से हथियार और तेल खरीदने पर लगाया गया है। अमेरिका का दावा है कि यही तेल और हथियारों का सौदा यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को वित्तीय सहायता देता है। भारत ने इन शुल्कों को अनुचित बताया है और कहा है कि वह तेल खरीद में कोई कटौती नहीं करेगा। भारत का कहना है कि वह अपने 1.4 अरब लोगों के हितों की रक्षा के लिए तेल पर सबसे बेहतर सौदा तलाश करेगा। बीबीसी के अनुसार रूस, जिसने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण से पहले भारत को कुल कच्चे तेल का 2% से भी कम आपूर्ति की थी, अब दिल्ली के तेल आयात में 35-40% हिस्सेदारी रखता है और भारत का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक साक्षात्कार में पीटर नवारो ने कहा, भारत जो कर रहा है उससे अमेरिका के हर वर्ग को नुकसान हो रहा है। उपभोक्ता, व्यवसाय और कामगार नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि भारत के ऊंचे टैरिफ की वजह से हमें नौकरियां, फैक्ट्रियां, आय और ऊंची मजदूरी सब कुछ खोना पड़ रहा है। और फिर करदाताओं को भी नुकसान है, क्योंकि हमें मोदी वॉर को फंड करना पड़ता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मतलब पुतिन वॉर है, तो नवारो ने जोर देकर कहा, मेरा मतलब मोदी वॉर ही है, क्योंकि शांति की राह आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरती है। टैरिफ मार के बाद भारत रूस से और तेल खरीदेगा। अमेरिका द्वारा भारत से होने वाले अधिकांश आयातों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने के फैसले ने भारत को आर्थिक रूप से मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन विडंबना यह है कि यही अमेरिकी दबाव और रूस की अपनी मजबूरियां भारत को रूसी तेल के और करीब ला रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस की 10 बड़ी तेल रिफाइनरियों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी 17% तक की रिफाइनिंग क्षमता ठप हो गई है। इसके चलते रूस के पास कच्चे तेल का भंडार जमा हो गया है, जिसे वो घरेलू स्तर पर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। 3 व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियां इस मौके का फायदा उठाते हुए सितंबर में रूस से तेल आयात को अगस्त के मुकाबले 10 से 20% तक बढ़ाने की तैयारी में है। ये स्थिति एक कड़वी सच्चाई को दर्शाती है कि जहां एक तरफ रूस की युद्ध मशीन कमजोर पड़ रही है, वहीं उसका कच्चा तेल भारत में एक सुरक्षित बाजार पा रहा है। इस बीच
भारत सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित कपड़ा और निर्यात क्षेत्र को राहत देने के लिए कपास पर आयात शुल्क में छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इस छूट से आयातकों को लगभग 11% की राहत मिलेगी। क्यों अमेरिका भारत के साथ लापरवाही से व्यवहार करता है, लेकिन चीन के साथ कभी नहीं? चीन ने सिर्फ सस्ती असेंबलिंग से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे उसने तकनीक और जरूरी रणनीतिक वस्तुओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। चीन का खनिज और कच्चे माल पर वैश्विक नियंत्रण इतना मजबूत है कि यूरोप में बनी वस्तुएं भी मुख्यतः चीनी सामानों से ही बनती हैं। मेंट में देवेना मेहरा लिखती हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ी है और उसने हर क्षेत्र में अपनी सप्लाई चेन पर नियंत्रण बढ़ाया है। यही वजह है कि अमेरिका वैश्विक वार्ताओं में अक्सर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, न कि न्याय का। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा पिछले दशक में लगातार बढ़ा है। भारत के लिए अब सबसे जरूरी है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे, ताकि भविष्य में वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति मजबूत हो सके। असम में नागालैंड सीमा पर सिर्फ मुस्लिम घर तोड़े गए। स्क्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने पिछले महीने नागालैंड की सीमा से सटे एक विवादित वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विध्वंस अभियान चलाया, जिसमें 4300 से ज्यादा ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। सरकार का दावा है कि ये सभी निर्माण अवैध थे। हालांकि गोलाघाट जिले के इस इलाके का दौरा करने पर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई पूरी तरह से चयनात्मक थी और इसका निशाना केवल बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार थे। इस अभियान के दौरान अन्य समुदायों जैसे कि बोडो, मिसिंग और असमिया मुसलमानों के घरों और ढांचों को छुआ तक नहीं गया। कुछ स्थानीय लोगों और नागा समुदाय के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि यह वही इलाका है जहां असम सरकार ने खुद ही बंगाली भाषी मुसलमानों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि इस विवादित क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत किया जा सके। ये घटना अब सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रह गई है, बल्कि यह जातीय तनाव, पुराने सीमा विवाद और एक समुदाय को निशाना बनाने के गंभीर आरोपों से घिर गई है। बिहार में आतंकी घुसपैठ पर हाई अलर्ट और वोटर लिस्ट घटने का खतरा। बिहार एक साथ दो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। खुफिया रिपोर्टों के आधार पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 संदिग्ध सदस्यों के राज्य में घुसने की सूचना है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ये तीनों संदिग्ध पिछले हफ्ते नेपाल सीमा के रास्ते बिहार में दाखिल हुए। पुलिस ने इनकी जानकारी सीमावर्ती जिलों के साथ साझा कर सघन तलाशी अभियान के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के एक कदम से राज्य में मतदाताओं की संख्या में ऐतिहासिक गिरावट की आशंका पैदा हो गई है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत अगर जुलाई 2025 में संशोधित सूची लागू होती है, तो मतदाताओं की संख्या 2024 के 7.8 करोड़ से घटकर कोविड से पहले के स्तर से भी नीचे जा सकती है। ये हाल के वर्षों में मतदाताओं की संख्या में सबसे तेज गिरावट होगी। निखिल गुप्ता की अर्जी अमेरिकी अदालत में खारिज। विकास यादव का वारंट दिल्ली में रद्द। खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की अर्जी को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने खारिज कर दिया है। गुप्ता ने अमेरिकी एजेंटों और चेक गणराज्य की पुलिस के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा मांगा था। जज ने स्पष्ट किया कि वे एजेंट अभियोजन टीम का हिस्सा नहीं थे और उनकी भूमिका केवल लॉजिस्टिक समन्वय तक सीमित थी। इसी मामले में एक और आरोपी पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव को दिल्ली की एक अदालत से एक अलग मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अपहरण और जबरन वसूली के एक पुराने मामले में यादव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। विक्रम मिस्री ट्रोलिंग मामला। शिकायतकर्ता सांसद से ही मांगे सबूत। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ट्रोल्स द्वारा विदेश सचिव विक्रम मिस्री को गद्दार कहे जाने और उनकी बेटी को निशाना बनाए जाने की घटना में दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए केरल के सांसद जॉन ब्रिटास ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय सांसद ब्रिटास से ही उनकी शिकायत को साबित करने के लिए सबूत मांग लिए हैं। सांसद ने पुलिस को जवाब देते हुए कहा है कि वे जो सबूत मांग रहे हैं वे पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में हैं और किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर जांच शुरू करना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है। वाजपेयी ने हिंदुत्व संगठनों को हाशिए से मुख्यधारा में लाकर सत्ता का रास्ता दिखाया। पत्रकार अभिषेक चौधरी की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी गई जीवनी का दूसरा भाग बिलीवर्स डिलेमा उनकी विरासत का एक जटिल चित्र प्रस्तुत करता है। ये किताब वाजपेयी को केवल एक नरमपंथी नेता के रूप में नहीं, बल्कि संघ परिवार की हिंदुत्व परियोजना को सत्ता के केंद्र तक लाने वाले एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखती है। किताब में तर्क दिया गया है कि वाजपेयी ने हिंदुत्व संगठनों को वो सम्मान और वैधता दिलाई जिसका वे 1947 से सपना देख रहे थे।
उनके कार्यकाल में आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन एक डीप नेशन की तरह काम करने लगे। 2002 के गुजरात दंगों को चौधरी वाजपेयी के साहस की विफलता मानते हैं, न कि दृढ़ विश्वास की। उनका मानना था कि वे संघ को भीतर से बदल सकते हैं, लेकिन गुजरात ने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया। पत्रकार ने सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की। निशिकांत ने आयकर रिटर्न सार्वजनिक किया। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिसार शर्मा को गिरफ्तारी से 4 हफ्ते की अंतरिम राहत दी है। शर्मा ने असम पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर को चुनौती दी थी, जो उनके उस वीडियो को लेकर थी जिसमें उन्होंने भाजपा शासित राज्य सरकार की सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की थी। इसी दिन भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक कथित आयकर रिटर्न दस्तावेज साझा कर दावा किया कि एक पत्रकार की आय में भारी वृद्धि हुई है जब से उसने नौकरी छोड़कर मोदी और भाजपा को गाली देना शुरू किया। हालांकि दस्तावेज पर किसी का नाम नहीं था, लेकिन अभिसार शर्मा ने दुबे की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग किया और कहा कि गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस पर सवाल उठाते हुए लिखा, क्या अब भाजपा सबका आईटीआर निकालकर उन्हें निशाना बनाएगी? हरकारा डीप डाइव। अमेरिका की कंफ्यूज्ड हिंदू ब्रिगेड। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और भारत के बीच विशेष संबंध नाटकीय रूप से खराब हो गए हैं, जिससे उनके भारतीय अमेरिकी समर्थक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल हरकारा डीप डाइव पर हुई एक चर्चा में विशेषज्ञों ने बताया कि भारत पर भारी टैरिफ लगाना और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को अकेले रोकने का ट्रंप का बार बार किया गया दावा तनाव के मुख्य बिंदु हैं। न्यूयॉर्क से पत्रकार सलीम रिजवी ने उन भारतीय अमेरिकियों के मोहभंग का वर्णन किया जिन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारों के साथ ट्रंप के लिए प्रचार किया था। ये समूह अब ट्रंप की आप्रवासी विरोधी नीतियों से खुद को धोखा खाया महसूस कर रहा है। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की व्यक्तिगत केमिस्ट्री विदेश नीति के लिए एक नाजुक आधार साबित हुई। बीजेपी के लिए संघ फैसले नहीं करता, वरना पार्टी अध्यक्ष चुनने में इतना वक्त लगता। मोहन भागवत। दिल्ली में एक व्याख्यानमाला के दौरान आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ अपने संबद्ध संगठनों जैसे भाजपा के लिए फैसले नहीं करता। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी की ओर इशारा करते हुए कहा, हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? हम ये काम नहीं करते। भागवत ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने दोहराया कि सभी भारतीय हिंदू हैं और कहा कि मुस्लिम और ईसाई भी भारतीय हैं, न कि अरब या यूरोपीय। मुस्लिम समाज की आशंकाओं को शांत करने की कोशिश में उन्होंने कहा कि इस्लाम भारत में फलता फूलता आया है और आगे भी मौजूद रहेगा। भविष्य की पीढ़ी के लिए उन्होंने भारतीयों से कम 3 बच्चों को जन्म देने का आग्रह किया। सनातन समर्थक ट्रंप 50% टैरिफ और रामदेव का पाखंड। पतंजलि के रामदेव, जो पिछले साल नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को सनातन का समर्थक बता रहे थे, अब अमेरिकी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद उन्होंने कहा, पेप्सी, कोका कोला जैसे अमेरिकी ब्रांडों के काउंटरों पर एक भी भारतीय नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा। कल दिन भर रामदेव एबीपी न्यूज, आज तक, न्यूज 18 इंडिया जैसे लगभग सभी चैनलों पर स्वदेशी का आह्वान करते नजर आए। ऐसा लगा मानो पतंजलि के सह संस्थापक आपदा में अवसर तलाश रहे हों। लेकिन मुख्यधारा के मीडिया में यह सवाल नहीं पूछा गया कि क्या ट्रंप अब सनातन विरोधी हो गए हैं, या क्या प्रधानमंत्री मोदी ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप समारोह करके गलती की थी। सोशल मीडिया पर रामदेव पर तंज कसे जा रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा कि कैसे टैरिफ लगते ही रामदेव सभी चैनलों पर अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की अपील करने लगे, जबकि यही व्यक्ति कभी ट्रंप को राष्ट्रवादी बताता था। अब कुछ और खबरें। टैरिफ गतिरोध के बावजूद भारत और अमेरिका कानून प्रवर्तन मामलों में सहयोग कर रहे हैं। एफबीआई और सीबीआई ने मिलकर उस अपराध सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया जिसने नकली तकनीकी सहायता के माध्यम से अमेरिकियों से $40 मिलियन की ठगी की थी। वहीं तालिबान द्वारा सत्ता संभालने के 4 साल बाद अफगानिस्तान से पहली बार मंत्री स्तरीय यात्रा की तैयारी हो रही है। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा की तिथियां तय की जा रही हैं। हरकारा डीप डाइव। हंसी बनी विद्रोह का हथियार। हरकारा डीप डाइव पर एक साक्षात्कार में डिजिटल क्रिएटर और शिक्षाविद डॉक्टर मेडूसा ने भारत में व्यंग्य और असहमति के लिए सिकुड़ती जगह पर बात की। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के सांप्रदायिकरण के खिलाफ बोलने पर उन्हें 2 एफआईआर का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, फांसीवादियों को हंसी से नफरत है क्योंकि हास्य उस डर को कमजोर करता है जिस पर सत्तावादी शासन पनपते हैं। चुनौतियों के बावजूद
उन्होंने कहा कि हाल के चुनावी नतीजों ने उनके इस विश्वास को फिर से जगाया है कि भारत के लोगों ने नफरत के लिए वोट नहीं दिया था और इसी विश्वास ने उन्हें अपना काम जारी रखने के लिए एक नई ऊर्जा दी है। आज के लिए बस इतना ही। हरकारा का यह अंक आपको कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी पा सकते हैं। सुनते रहिए हरकारा, शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।